तो हमारी सीरीज कर्मवीर में हम पहुंच गए इलेक्ट्रोस्टैटिक के न्यूमेरिकल के ऊपर। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। अगर आप इस सीरीज के साथ नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो पार्ट 1 पहले से ही अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और उसके साथ ही थियरी पोर्शन भी अपलोडेड है, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाकर इत्मीनान से शांति से उन्हें चेक कीजिए, या यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाकर सीधा आप कर्मवीर बाय सचिन सर लिखेंगे तो भी आपको हमारे वीडियोस अवेलेबल होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 6th चैप्टर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एसी करंट, ऑप्टिक्स, चाहे वो रे हो चाहे वो वेव ऑप्टिक्स हो, न्यूक्लियाई और साथ ही मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट मैंने पहले से ही अपलोड किए हैं। उनके थंबनेल को चेंज कर रहा हूं और साथ ही साथ एक एक करके उनको मैं अपने सीरीज के अंदर ऐड करता जा रहा हूं। यानी कि हम आगे से तो स्टार्ट कर रहे हैं, सेमेस्टर 2 पहले से हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जिसको मैं अब अपनी सीरीज के अंदर एंटर करा रहा हूं। तो उनको भी जाकर आप देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर जाते हैं तो आप प्लेलिस्ट वाला बॉक्स जाकर चेक कीजिए, वहां आपको क्या मिलेगा, हमारी प्लेलिस्ट सबसे ऊपर कर्मवीर। आप उस सीरीज के अंदर जाइए और आपको सारे वीडियोस मिलने लगेंगे इस साल के सिलेबस के हिसाब से। न्यूमेरिकल के वीडियोस समय के साथ धीरे धीरे आते रहेंगे। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 पहले से ही आ चुका है और यहां पर हम 8th क्वेश्चन से एग्जाम्पल से आगे बातें करना शुरू करेंगे। ओके, गर्मी अधिक है, चलिए बातें करते हैं हमारे 8th एग्जाम्पल की। तो कहानी सुनिएगा, यहां कह रहा है, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बेसिक क्लियर करता हूं, मेरी बात सुनिएगा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में गिराया जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे उसको गिराया जाता है और यहां पर वो आपको चीख के कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है इसको समझना कि ये फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, फ्री फॉल करने का मतलब है u = 0 मानना है। अब मेरी बात सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गिराया जाता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम भी आपके बुक में प्रॉपर तरीके से बना के दिया है। ऊपर की तरफ नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव है। अब एक चीज आप क्लियर रखिएगा, अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से कहां जाती है, नेगेटिव की तरफ जाती है। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू भी दे रखी है और वो है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब मेरी बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर आप ड्रॉप कराते हो 1.5 सेंटीमीटर से तो नीचे की तरफ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अपने आप किसकी तरफ मूवमेंट करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन गिरेगा और वो भी फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, नीचे की तरफ पॉजिटिव, तो ये अपने आप मूव करने लगेगा किस तरफ, नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन गिरेगा। बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है तो बताइए इसको नीचे सतह तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन है जिसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे गिराया जाता है, नीचे की तरफ पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर नीचे जा रहा है तो इसको नीचे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगर ये 1.5 सेंटीमीटर की हाइट पर है तो। टाइम पूछा है आपसे, टाइम निकालने का वैसे तो कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर एक्सीलरेशन मिल जाए तो एक्सीलरेशन, स्टार्टिंग वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट तो पहले से ही दिया है, टाइम मिल जाएगा बाय न्यूटन सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन में तो ऐसे टाइम है ही नहीं तो कोई बात ही नहीं करनी है, या फर्स्ट इक्वेशन। देखेंगे इनमें से कोई ना कोई एक लगेगा और लगाकर हम निकाल लेंगे टाइम। दिमाग लगाते हैं तो पहले हमको एक्सीलरेशन निकालना है। मेरी बात समझिएगा, F = होता है EQ, क्योंकि यहां पर आप कोलंबियन फोर्स की बात कर रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन है, उसको पॉजिटिव सरफेस अपनी ओर खींचेगी, पॉजिटिव सरफेस अपनी ओर क्या करेगी, खींचेगी। तो यहां कोलंबियन फोर्स लगेगा और वो लगेगा EQ के इक्वल। यहां Q मैं हटा के E लिख देता हूं, स्मॉल e, क्योंकि आपको मालूम है कि यहां पर E कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ओके, Q कौन है, इलेक्ट्रॉन है। चार्ज आपका वही है जो नीचे फॉल कर रहा है। सो F = E की वैल्यू आपको दी है, तो मैं F की जगह पे हटा देता हूं। आपको तो मालूम है वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है तो आपको मालूम है इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज ma। मैं यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं क्योंकि इसके बाद एक और केस भी हमको करना है, e। क्या सारी वैल्यूज को मैं पुट आउट कर सकता हूं एक्सेलरेशन निकालने के लिए? E मेरे पास है पहले से ही, नोटिस कीजिएगा यहां कोलंबियन फोर्स और इसके इक्वल में मैंने ले लिया है हमारा जो रियल फोर्स होता है ma। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमने E की वैल्यू पुट कर दी। E की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है 10⁻⁻19, और यहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 9.1 × 10⁻31 kg। आप इसको सॉल्व कराएंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मैं जानबूझ के इसको सॉल्व नहीं कराता क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं सारा कुछ कर दूंगा तो आप क्या करेंगे, तो आपको भी कुछ टेस्ट के लिए करना चाहिए। तो आप कैलकुलेशन करें जिससे आपकी कैलकुलेशन और पक्की हो जाएगी।
ये रहा आपके पास एक्सेलरेशन। मैंने इसका यूनिट भी लगा दिया, जो आप भूल जाते हैं यूनिट लगाना, यूनिट लगाएंगे हर बार। एक्सेलरेशन मिल गया। अब आपके पास एक्सेलरेशन है, आपके पास इसका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब शुरुआत किया था गति करने की तब वाली वेलोसिटी है, आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी है कि इसको कितना मूव करना चाहिए, टाइम निकालना है। तो यार हमारे पास सिंपल सी बात है, मोशन के इक्वेशन है, ठीक है। मोशन के इक्वेशन में हम लोग लगाते हैं, देखिए वैसे तो v माइनस यू बराबर at भी लगाया जा सकता है, लेकिन क्या आपके पास फाइनल वेलोसिटी है? नहीं है, तो ये वाला तो फ्लॉप हो गया। इसके बाद एक इक्वेशन और बनता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2ad। सिंपल सी बात है, ये भी फ्लॉप हो गया क्योंकि यहां पर भी कौन सी वेलोसिटी आ रही है? फाइनल वेलोसिटी आ रही है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही बनता है इक्वेशन, और वो है d इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहां पर a मैं किसके लिए लिख रहा हूं? इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहा हूं, इसको क्लियर रखिएगा। d तो हमारे पास फिक्स है भैया, वो है 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो 10⁻²। क्लियर है क्या? ओके। u 0 है क्या? ये 0, तो सिंपल सी बात है, ये पूरा टर्म उठकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहां बचेगा क्या? 1/2 aet स्क्वायर। ओके, 2 को ऊपर ले आओ तो ये बन गया 3 × 10⁻²। 2 ऊपर आ गया, 3 बन गया। ओके, ae की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली क्या? और इसका अंडर रूट आ गया आपके पास। टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, क्लियर रखिएगा, टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन इज, अगर फॉर्मूला लिख दूं तो 2d में ae अंडर रूट में। नोटिस करें, ये ऊपर चला गया, ae नीचे आ गया अंडर रूट में। आप गड़बड़ करते हो जब भी आप अंडर रूट निकालते हो 10 की पावर का, तो 10 की पावर का अगर आप अंडर रूट निकाल रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि पावर आधी हो जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करेंगे, यहीं से आपका काम खराब होना शुरू होता है। फिजिक्स यहां तक, मैथ इसके आगे। कैलकुलेट कराएं और टाइम आपको मिल जाएगा किसमें? सेकंड में। सो टी ई इक्वल्स टू डैश 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 सेकंड। क्लियर है क्या? मैं फिर से कह रहा हूं, कैलकुलेशन जितना करेंगे उतना आपका काम पक्का हो जाएगा। तो ये रहा हमारा टाइम। अच्छा, आपके बुक वाला बोल रहा ना कि जैसे यहां पर आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रखा ना, ऐसे ही प्रोटॉन को रखो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करो, लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज मत करो। समझो, डायरेक्शन पहले नीचे से ऊपर थी ना, अब ऊपर से नीचे कर दो। यानी कि ऊपर से नीचे करने के लिए ऊपर की तरफ पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और नीचे की तरफ क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव रखना पड़ेगा। एक प्रोटॉन को आप गिरा रहे हो वहां से, मेरी बात समझना, प्रोटॉन पॉजिटिव, नीचे वाला सरफेस नेगेटिव, तभी प्रोटॉन नीचे आ पाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस बार ऊपर से कहां है? नीचे है। मैग्नीट्यूड सेम है, कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्रोटॉन अगर आ गया, अब आपसे पूछा है कि मुझे बताइए कि प्रोटॉन को गिरने में कितना टाइम लगेगा। सेम हाइट से गिराया जा रहा है, 1.5 सेंटीमीटर से ये भी गिराया जा रहा है। बोल रहा है कि अब आप बताइए इसको कितना टाइम लगेगा। तो बहुत बेसिक, सारी चीजें अभी भी वही उसी तरीके से वर्क करेगी। अगर इसके लिए मैं निकालूं एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो नोटिस कीजिएगा मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम टू सेम है, कोई चेंज आया? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम, 2 × 10⁻⁴। चार्ज में कोई चेंज नहीं, 1.6 × 10⁻⁻⁹। ये देखिए ना, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह कौन आ गया? प्रोटॉन आ गया, पर उसके ऊपर भी चार्ज सेम ही होता है। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, और बस यही एक वैल्यू चेंज हो रही है यहाँ पर। क्लियर है? ये एक वैल्यू, और ये है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। आप इसको वैल्यू सॉल्व कराएंगे तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन मिल जाएगा, सेम टू सेम इसकी तरह। मैं कह रहा हूं कि आपको अब ये वाला सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं ना, आपके पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। जो आपने निकाला उसी इक्वेशन से ही है, कोई नई बात नहीं है, निकाला तो उसी इक्वेशन से ही है। डी अब भी सेम है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आपके पास है, आपने सॉल्व कराया, और आपको प्रोटॉन के लिए भी फॉल आउट का टाइम मिल गया कि कितने टाइम में वो जमीन पर यानी उस सतह से आकर टकराएगा। यहां तक कहानी आपके पास क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन है तो सेम चीज है, प्रोसेस क्या है? फोर्स को ma के इक्वल कराया, एक्सीलरेशन निकाला, और उस एक्सीलरेशन का यूज किया मोशन के इक्वेशन में, जिसके लिए हम लोगों ने छोटा सा प्यारा सा फॉर्मूला निकाल लिया। ये फॉर्मूला सिर्फ इसी कंडीशन के लिए सत्य है, क्योंकि u बराबर 0 सिर्फ इसी में दिया है, ठीक। उसी को हमने इसमें भी यूज कर लिया। क्यों लेंदी करें उस चीज को, जब हम जानते हैं कि उसको हम बहुत छोटे में कर सकते हैं। तो हमारे पास समय की कमी वैसे बोर्ड में, तो क्यों हम जानबूझ के उस चीज को लंबा करें। ओके, तो ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 8, इसको फटाफट नोट करें। फिर एग्जांपल नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि बहुत बेसिक है। चलिए, तो अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 9 पर। बहुत बेसिक है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो बड़े ही आराम से इसको समझ सकते हैं। देखिएगा, सुनिएगा, दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2,
जिनकी वैल्यू दे रखा है कि भाई 10⁻⁻8 एंड -10⁻�8, यानी कि किसी न किसी डाइपोल की तरह बिहेव कर रहे हैं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.1 मीटर, एक दूसरे से 0.1 मीटर पर सेपरेटेड है। यहां पर आपको 3 पॉइंट दिए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, और यहां पर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब मेरी बात सुनिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर फिगर दिया हुआ है, यानी कि ये जो डायग्राम है ये पहले से ही आपको बना के दिया हुआ रहेगा। आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक एक करके निकालेंगे और ध्यान से निकालेंगे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुनिएगा, Q1 की वैल्यू दी है, Q2 की वैल्यू दी है, इनके बीच का गैप दिया हुआ है, यहां B पॉइंट का भी गैप दिया हुआ है, इसके साथ ही साथ ये वाली वैल्यूज भी आपको पहले से दे रखी हैं। अब सबसे पहले पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। आपको तो मालूम है कि अगर दो चार्ज है और किसी एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। पहले इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। डायरेक्शन यहां ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन क्या है, यह बहुत जरूरी चीज है। ओके, चलिए देखते हैं। तो Q1 आपको तो मालूम है पॉजिटिव है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लगाएगा। सही है नहीं सही है? ऐसे पॉजिटिव है तो ऐसे बाहर की तरफ लगाएगा ना, अपने से बाहर जाते हुए डायरेक्शन में लगाएगा। तो देखता हूं मैं, बड़े बड़े में लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। सबसे पहले बाय Q1। Q1 कितना लगा रहा है देखेंगे, तो Q1 लगा रहा है E1 इक्वल्स टू K, फॉर्मूला KQ अपॉन में R²। ओके, Q कितना है, बहुत अच्छा, Q1 R² तो 0.05 का स्क्वायर। अच्छा, K की वैल्यू भी आपके पास है 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू भी दे रखा है 10⁻⁸ अपॉन में 0.05 का होल स्क्वायर। वैसे तो देखें 10⁻⁸, 10⁻⁹ कैंसल आउट हो गया और बना क्या 90, क्योंकि यहां 10 बचा सिर्फ, तो ये बन गया 90। सो E1 इक्वल्स टू 90 अपॉन में 0.05 का होल स्क्वायर। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं करता हूं, इतने में ही रहने देता हूं। चलिए, Q1 इतना बना रहा है इस डायरेक्शन में, Q2 भी कुछ ना कुछ लगा रहा होगा। अच्छा, Q2 है माइनस में, देखना, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएगी, वो भी अपनी ओर खींचने वाले डायरेक्शन में लगाएगी, क्योंकि वो माइनस है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इसी तरफ। क्लियर है? उसका भी डायरेक्शन कहां, उसी तरफ, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बाय Q2 नोटिस करना, E2 इक्वल्स टू सेम है, देख लेना पहले भैया, डिस्टेंस सेम है, K की वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 90 अपॉन में 0.05 का होल स्क्वायर। में सॉल्व कराने क्यों जाऊं जब सारी वैल्यू सेम ही हैं। तो नजर आ रहा है क्या? लेकिन किस में आया, माइनस में आया। अब कुछ लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते वक्त ये करने लगेंगे कि सर E1 प्लस E2, तो दोनों बीच में तो ये माइनस का सिंबल है, तो दोनों कट गए और 0 आ गया। लेकिन आप एक चीज का ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आप उसका सुपरपोजिशन कर रहे हैं तो उसके वेक्टर फॉर्म को कहां भूल जा रहे हैं। वेक्टर फॉर्म यानी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीट्यूड तो सही है, मैग्नीट्यूड तो सही है, लेकिन डायरेक्शन देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर कोई मुझे इस डायरेक्शन में खींच रहा है और दूसरा व्यक्ति भी इसी डायरेक्शन में खींच रहा है, तो सिंपल सी बात है, मैं उसी तरफ जाऊंगा और ज्यादा तेजी से जाऊंगा, यानी कि मेरा मूवमेंट कैंसल आउट नहीं होगा। अगर मैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं तो ये दोनों जुड़ेंगे, भले ही आपको यहां माइनस का सिंबल क्यों ना दिख रहा हो। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन POS नोटिस करना, E इक्वल्स टू E1 प्लस E2। ओके, E1 प्लस E2, सो E इक्वल्स टू E1 कितना है देखो 90, सेम टू सेम, तो मैं डायरेक्ट 2 लिख देता हूं ना यार, यानी 2 इंटू 90 अपॉन में 0.05 का होल स्क्वायर। और इसको आप सॉल्व करा के टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जिसका यूनिट आप न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। पॉइंट ए पर तो आ गई कहानी। चलिए देखते हैं कि भैया पॉइंट बी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। आइए देखते हैं। तो यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। सेम टू सेम ऐसे ही करना है, पहले E1 से फिर E2 से, और देखेंगे कैसे इसको किया जा सकता है। तो बाय Q1 से देखेंगे तो E1 इक्वल्स टू K Q1 अपॉन में R1 का स्क्वायर। क्लियर करें, इस बार मैं R1 लिख रहा हूं क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है। नोटिस कीजिएगा, Q1 से R1, ठीक है, Q2 से कुछ और डिस्टेंस है, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, डिस्टेंस का ध्यान रखना। Q1 से B का डिस्टेंस, अच्छा ये इसको ऐसे ऐसे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। क्लियर? और ये
माइनस है तो ये ऐसे खींचेगा अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस बार अपोजिट है, ठीक है। तो बीच में माइनस का सिंबल आएगा, इसका ध्यान रखना है। सो E1 इक्वल्स टू के की वैल्यू तो है मेरे पास 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू है मेरे पास 10⁻⁻8, R1 तो Q1 और B के बीच का डिस्टेंस 0.05 का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा। सो E1 इक्वल्स टू, देखो जरा, कैंसल आउट तो बन गया 90/0.05 का होल स्क्वायर। अच्छा, बाय Q2 भी तो कुछ ना कुछ लगाएगा, तो इसको लिख देता हूं E2 के Q2/R2 का स्क्वायर। क्लियर रखेंगे तो E2 इक्वल्स टू के की वैल्यू तो है हमारे पास Q2, इस बार ये वाला देखें, डिस्टेंस भी ये वाला नहीं, ये वाला, ये देखो यहां तक पूरा का पूरा, ठीक। तो Q2 कितना है 10⁻⁸, यहां आगे माइनस लगा सकते हैं। R2 देखें जरा, 0.5 + 0.5 + 0.5 और ये जोड़ेंगे, आपके पास तो कैलकुलेटर है, 0.15 आ जाएगा स्क्वायर। ऊपर वाला सॉल्व कराएंगे तो आपके पास आएगा E2 इक्वल्स टू -90/0.15 का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको मालूम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते समय वेक्टर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, डायरेक्शन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसी कंडीशन में वैल्यू तो मिल गई, अच्छी बात है, लेकिन डायरेक्शन देखें, एक इधर तो एक इधर। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे जब POS E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, क्योंकि अपोजिट है तो माइनस आ जाएगा, हमको मालूम है। तो यहां माइनस वाला सिंबल को लेकर चलना। 90/0.05 का होल स्क्वायर माइनस 90/0.15 का होल स्क्वायर। और जैसे ही आप दोनों को माइनस कराएंगे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी मिल जाएगा, और ये वैल्यू भी आप न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में लिख सकते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी की कहानी तो क्लियर है। आइए देखते हैं पॉइंट सी पर, जहां पर आपको गड़बड़ होनी शुरू होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। अच्छा, अब पॉइंट सी की कहानी समझने के लिए थोड़ा सा पेन चेंज कर देते हैं, वरना दिखेगा नहीं सही से। तो पॉइंट सी की कहानी कहता हूं, सुनिएगा। ये पॉजिटिव है तो ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर की तरफ जाते हुए लगाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये अपनी ओर खींचते हुए लगाएगा। नोटिस करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है E1 ऐसे बाहर की तरफ, और E2 अपनी ओर खींचते हुए लगा रही है। अब आपको तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कोई मुझे इधर से खींच रहा है, कोई मुझे इधर से खींच रहा है, तो इवेंचुअली मेरा डायरेक्शन क्या होगा, मूव करने का, वो डायरेक्शन होगा आपकी तरफ। मेरा मूवमेंट अपने आप किसकी तरफ होगा, आपकी तरफ होगा। मैं आपकी तरफ आऊंगा, इधर से खींचो और मैं आपकी तरफ अपने आप मूव करने लगूंगा। ओके, तो इस फोर्स को ना मैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा इधर रख देता हूं, E1 E2, तो मेरा इवेंचुअली जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। क्लियर कीजिए। मैं यहां पर अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जरा एंगल देखिएगा, ये तो 60 है, ये भी 60 है। सपना आया क्या? नहीं, एक्चुअली में ये वैल्यू देखो जरा, सेम सेम सेम। अगर साइड सेम होते हैं तो आपको मालूम है कि एंगल 60 होता है, 60 होता है। तो ये वाला एंगल भी 60, अगर 60 तो ये वाली वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी E1 cos 60, और ये ऊपर वाला E1 sin 60। क्लियर हो क्या? सेम टू सेम नीचे वाले के लिए भी, इसके लिए भी दो डायरेक्शन, दो वेक्टर, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। ये बन जाएगा E2 sin 60, क्योंकि ये 60 तो ये भी 60। अरे भैया ये 60 है ना, तो देखो Z नहीं बन रहा है, ये देखें Z नहीं बन रहा है। क्लियर करें, तो ये 60 तो ये भी 60, और इसके लिए भी आ जाएगा E2 cos 60 इसी डायरेक्शन में। जरा क्लियर करें, जो ऊपर की तरफ दो मैग्नीट्यूड, जो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, दोनों साइन वाले, सेम वैल्यू वाले, अपोजिट डायरेक्शन में कैंसल आउट हो गए, लेकिन कॉस वाले दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये माइनस नहीं बल्कि जुड़ जाएंगे, और यही आपको रिजल्टेंट में मिलेंगे। सो E इक्वल्स टू E1 cos 60 प्लस E2 cos 60। क्लियर हो? cos 60 को ले जाओ बाहर, E1 की वैल्यू रखता हूं, नोटिस कीजिएगा, E1 की वैल्यू रखता हूं, तो Q1, K की वैल्यू भी पुट कर दूं क्या, 9 × 10⁻⁹, डायरेक्ट पुट कर रहा हूं वैल्यू, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 10⁻⁸, 10⁻⁸, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1 मीटर, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। cos 60 को तो बाहर लेके चले गए हैं, कोई टेंशन नहीं, प्लस सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ओके, सेम टू सेम वैल्यू, 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁻8 अपॉन में 0.1 का स्क्वायर, और यहां मैं एक काम करता हूं ना, E इक्वल्स टू 1/2 यहां लिख देता हूं।
सेम वैल्यू दोनों जुड़ गई और आपके पास आया, क्योंकि देखो जरा दोनों सेम सेम, तो 2 से 2 कैंसल आउट और ये बना 9 यानी कि 90। देखो 10⁻⁻90, ठीक है, अपॉन में 0.1 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सॉल्व करा के आप न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं एट पॉइंट सी, एट पॉइंट बी एंड एट पॉइंट ए। क्लियर हो क्या? 3 स्टेप में काम करना है। सारी कहानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के साथ साथ में मैग्नीट्यूड का सिर्फ ध्यान मत रखना, बल्कि डायरेक्शन भी देखना कि किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, चलिए जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पर। चलिए अब आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 10 पर। वैसे इसको करने के भी तरीके वही हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एक डाइपोल दिया है, क्वेश्चन को सुनिएगा क्या कह रहा है। एक डाइपोल दिया है जिसका एक चार्ज है जो कि ए पॉइंट पर है -10 माइक्रोकूलम और दूसरा वाला है +10 माइक्रोकूलम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी 2a जो दिया हुआ है वो है 5 mm यानी 5 मिलीमीटर्स, मिली यानी 10⁻³ क्लियर रहेगा। ओ से 15 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर पॉइंट Q और ओ से 15 सेंटीमीटर एक्सियल लाइन O पर आपको फाइंड आउट करना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात सुनिएगा, एक्सियल पॉइंट P और परपेंडिकुलर पॉइंट Q पर आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखते हैं, सुनिएगा। वैसे तो करने का तरीका यह है, आप अगर लेंदी करना चाहते हैं तो पहले इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, फिर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और फिर उनको क्या कर दें, जोड़ दें। पर मैं कह रहा हूं कि जब हम लोगों ने डाइपोल के लिए एक्सियल और परपेंडिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है तो क्या जरूरत है डबल मेहनत करने की, क्या जरूरत है दोबारा मेहनत करने की, अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है तो। चलिए उसका यूज करते हैं। फॉर्मूला कहता है एट एक्सियल पॉइंट P, जब हमारा कोई डाइपोल से एक्सियल पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता था तो फॉर्मूला था E इक्वल्स टू 2p अपॉन 4πε0 r3। क्लियर है? मैं यहां पर कह रहा हूं 4πε0 की वैल्यू तो सबको पता है, वो है k एक्चुअली में, तो 2p के अपॉन में r3। कितना इजी फॉर्मूला, और क्या जरूरत है हमको दोबारा मेहनत करने के लिए, क्योंकि इतना मेहनत करके तो हम लोगों ने इसको निकाला था। ठीक है, तो उसका यूज करना सीखना है। सो E इक्वल्स टू, नोटिस करना, P यहां पर डाइपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू हम सबको पता है, P इक्वल्स टू होता है 2a3, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस और दोनों में से कोई एक चार्ज, क्योंकि मालूम है डाइपोल में मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम ही होता है। ओके, सो E इक्वल्स टू, नोटिस करना, 2k, P की जगह पे लिख देता हूं 2a3 अपॉन में r3। ये 1/4π को मैंने k लिख दिया, P की जगह मैंने 2a3 लिख दिया, r3 आ गया। नोटिस करना, सो E इक्वल्स टू k की वैल्यू तो सबको पता है 9 × 10⁻⁹। 2a का डिस्टेंस सीधा दिया हुआ है 5 mm यानी 5 × 10⁻⁻3। Q की वैल्यू भी दे रखा है, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डायरेक्शन मत रख देना। 10 × 10⁻⁶ क्योंकि माइक्रो है, माइक्रो क्लियर रखिएगा। r ये रहा क्या, डिस्टेंस पहले से दिया 15 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो रखा नहीं जाएगा, तो 10⁻² का होल क्यूब। कंफ्यूज कहां होते पता है, ये क्यूब लगाने में 10⁻² का क्यूब करोगे तो 10⁻⁶ आएगा, वो ऊपर जाएगा और इससे ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करना आपकी जिम्मेदारी है। कैलकुलेशन करने के बाद आंसर को लिखोगे कमेंट बॉक्स में, न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर में। कैलकुलेशन आप बड़े आराम से करा सकते हैं। बस मैं इतना कह रहा हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है ना, डबल मेहनत करने की जरूरत क्या है, वैसे भी हमारे पास टाइम की कमी रहेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बी वाले पार्ट की, जो बोल रहा है पॉइंट Q पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सारी कहानी पहले से ही बता रखा है, पॉइंट Q पर निकालना है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी परपेंडिकुलर, जब भी किसी डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन पर, तो फॉर्मूला कहता है -p अपॉन में 4πε0 r3। सो E इक्वल्स टू, P की वैल्यू हमको पता है 2a3, यहां माइनस से माइनस लगाते हुए चलता हूं। 1/4π का मैं वैल्यू रखने से अच्छा क्यों ना k की वैल्यू रख लूं यार, ज्यादा इजी पड़ेगा ना, चीजों को इजी बनाना है। 15 × 10⁻² का होल स्क्वायर। सो E इक्वल्स टू
2a की वैल्यू सीधा दिया है, फिर से 5 × 10⁻³ mm में क्लियर कीजिएगा। ओके, q की वैल्यू 10 माइक्रो यानी 10⁻⁶, k की वैल्यू 9 × 10⁹ अपोन में क्लियर कीजिएगा 15 × 10⁻⁶, यहां स्क्वायर करा देता हूं, या जिनको कंफ्यूजन है टेंशन नहीं लो, 10⁻² का होल क्यूब। ओके, वहां गड़बड़ कर दिया था। इस तरीके से इसको सॉल्व कराकर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी जानकारी ले सकते हैं और न्यूटन पर कूलम्ब आ जाएगा। 10th क्वेश्चन तक की कहानी तो इजी है, 10th क्वेश्चन तक तो समझ में आ जाता है, मेरी बात सुनिएगा, इसको भी नोट करेंगे। लेकिन 11th क्वेश्चन की कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहां फ्लक्स निकालना है और कहानी कंफ्यूजिंग ना हो, इसके लिए मैं उसको एक छोटे से वीडियो में डाल देता हूं, ताकि जब भी आपको उस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप एक सेपरेट वीडियो में जाके देखें और आपको इतनी लंबी वीडियो में ढूंढना ना पड़े कि कहां पर वो क्वेश्चन है और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो उसको एक छोटे से क्वेश्चन में डाल देता हूं, साथ में शूट कर रहा हूं उसमें डाल दूंगा। यहां तक पार्ट 2 हमारा खत्म और न्यूमेरिकल सीरीज खत्म। अब आप हमारे सीरीज के साथ लगातार बने रहें, वीडियोस को देखते रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।